कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। शेखर और रचना अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन खुश हो रहे थे। सबसे ज़्यादा खुश दादाजी थे। आखिर पसंद उनकी थी। वो लोग कुछ देर मंदिर में बैठे, फिर वापस आ गए। बेटा, यहाँ से पहले घर चलना है, फिर उसके बाद रचना के घर जाना है, दादाजी बोले। वो लोग घर आए। दादाजी ने उन्हें बाहर रोक कर शिखा को कहा, शिखा, थोड़ी सी मिट्टी लेकर आओ, इन दोनों के ऊपर से वार कर फेंक दो, फिर कुछ पैसे वार कर नौकरों को दे देना। इतने लोगों की नज़र लगी होगी, इन्हें उतारनी तो पड़ेगी ना। ठीक है दादाजी, शिखा कहकर मिट्टी लेने चली गई। शिखा ने मिट्टी वार कर साइड में फेंक दी, फिर पैसे वार कर नौकरों को दे दिए। अंदर आए तो दादाजी ने शिखा को कहा, वो जो फ्रूट और मिठाई के डिब्बे हैं वो शेखर की कार में रखवा देना। फिर शेखर से बोली, ये सब रचना के पेरेंट्स को दे देना और रचना को कुछ पैसे दे देना। वापस आते वक्त राजू को दे देगी। छोटा भाई है, तुम्हारा फर्ज बनता है उसे देने का। अगर कोई गिफ्ट ले जा सको तो गिफ्ट ले जाना। आज जतिन नहीं आया। ठीक है दादाजी, जतिन कंपनी में गया है, 2 दिन का काम पेंडिंग था, शेखर बोला। उसके बाद जाते वक्त दोनों ने दादाजी के चरण छुए, फिर बाकियों से विदा लेकर चल दिए। रास्ते में रचना बहुत खुश थी। वो इधर उधर देख रही थी। अभी कल ही वो यहाँ से गई थी। उसे लग रहा था मानो सालों बाद आ रही है। सालों हो गए माँ बाप से बिछड़े। शेखर कार चलाता हुआ बीच बीच में उसकी तरफ देख लेता था। रचना की खुशी से उसे जलन होने लगी थी। ये इतनी खुश क्यों है? कल मेरे साथ आने पर तो इतना रो रही थी, अब जा रही है तो इतनी खुश है। मैं क्या इसे तंग करता हूँ? हो न हो इसका कोई ना कोई आशिक जरूर होगा जिसके लिए ये इतनी खुश हो रही है। वो गली के मोड़ पर पहुंच गए थे। वहां से कार आगे नहीं जाती थी, तो वो कार वहां रोक कर चलने लगे। तभी सामने से रचना की उम्र का लड़का आया। वो उन्हें देख कर रुक गया और रचना को देख कर बोला, अरे रचना, तू आ गई, कैसी है तू? रचना भी उसे देखकर खुश हो गई। बोली, ठीक हूँ आंसू, तुम कैसे हो, कब आए? मैं भी ठीक हूँ। मैं 2 दिन हो गए हैं, तेरी शादी थी इसलिए तुझे पता नहीं चला। बहुत सुंदर लग रही है तू। शेखर जो उन दोनों की बातें सुन रहा था, उसने रचना के कंधों पर अपनी बाह रखी। रचना उसे देखकर आंसू से बोली, अच्छा इनसे मिलो, ये मेरे पति शेखर। फिर शेखर को देखकर बोली, शेखर, ये हमारे पड़ोस वाली आंटी का भतीजा आशीष है। ये सभी छुट्टियां हमारे साथ ही मनाता था। हेलो, आओ आशीष, अंदर चलकर बातें करते हैं, शेखर ने कहा। नहीं, वो बुआ जी ने सब्जी मंगवाई है, ले आऊं वरना डांट पड़ेगी। आप लोग चलो, मैं बाद में आता हूँ, कहकर आशीष चला गया। रचना अपने घर की ओर चल दी। शेखर आंसू को जाते हुए देख रहा था। वो मन में सोच रहा था कि कहीं यही तो वो आशिक नहीं, ये मुझे बुद्धू बनाने के लिए ऐसे बातें कर रहे हों। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही आम सा लड़का है, मेरे मुकाबले तो जीरो है। रचना इसे कहाँ पसंद करेगी? सोचकर वो मुस्कुरा दिया और रचना के पीछे पीछे चल दिया। रचना बच्चों की तरह भागकर अंदर चली गई। शेखर उसके पीछे पीछे घर में गया। रचना के बेल बजाते ही नीमा ने दरवाज़ा खोला। राजू उसके साथ था। नीमा रचना के गले लग गई। राजू ने सारे घर को पता दिया। माँ दीदी आ गई, पापा दीदी आ गई। उसकी माँ जल्दी से पूजा की थाल लेकर आई। उन्होंने दरवाजे पर ही दोनों को पूजा की, तिलक लगाया, फिर दरवाजे के दोनों तरफ तेल डाला। तब थाल राजू को पकड़ा कर रचना को गले लगा लिया और दोनों की आंखें नम हो गई। शेखर ने माँ पापा के चरण छुए। दोनों ने शेखर को आशीर्वाद दिया। राजू और नीमा ने शेखर को नमस्ते कहा। फिर सब अंदर आ गए। शेखर को लिविंग रूम में बिठाकर रचना माँ और नीमा के साथ अंदर चली गई। राजू भी उनके पीछे गया। शेखर उसे देखे जा रहा था। कितनी खुश है ये। शेखर के पास पापा बैठे थे। उन्होंने पूछा, कैसे हो बेटा, घर पर सब लोग कैसे हैं? दादाजी, शिखा, उसका पति, सब ठीक है पापा, आप लोग कैसे हैं? शेखर बोला, बेटा, रचना के बाद घर खाली खाली हो गया। अभी कल ही गई है, हमारा तो कल से बुरा हाल है। इसकी माँ तो कल से ही उसके कपड़े देखकर रोए जा रही है। मेरी भी आदत हो गई है हर काम के लिए उसे पुकारने की। कल से जाने कितनी बार उसे पुकारा, फिर ध्यान आता कि वो तो चली गई, कहकर उनकी आंख भर आई। कुछ रुक कर वो बोले, बेटा, उसे हमेशा खुश रखना, बहुत प्यार से पाला है हमने।
आप चिंता न करें पापा, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, शेखर बोला। रचना नीमा और राजू के साथ अपने कमरे में बैठी थी। नीमा ने पूछा, घर कैसा है? क्या बताऊं, बिल्कुल महलों जैसा है, एक से एक महंगा सामान है। मैंने बताया था ना, वो दादाजी का घर था, उससे भी सुंदर है। वहाँ का घर और सामान पुराने ज़माने का था और यहाँ सब कुछ नए ज़माने का। कमरे तो मैंने अभी देखे ही नहीं कि कितने हैं, मेरे ख्याल से 10 से 12 कमरे होंगे। 10-12 कमरे? क्या बात कर रही है तू? हाय, मैंने भी देखना है, नीमा बोली। दीदी जी, मैं भी जाऊंगा, मैंने भी इतना बड़ा घर सिर्फ फिल्मों में देखा है, राजू बोला। ले जाऊंगी मेरे भैया, पहले मुझे पानी तो पिला दे, रचना के कहते ही राजू पानी लेने चला गया। राजू के जाते ही नीमा ने पूछा, और बता जीजा जी कैसे हैं, तुझे ज़्यादा तंग तो नहीं किया? नीमा उसको गुदगुदी करती हुई बोली। रचना हंसने लगी, बोली, नीमा छोड़, रहने दे, बता रही हूँ, सुन तो सही। वो ना बहुत अच्छे हैं, हम अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम देंगे, जब तक हमें प्यार नहीं हो जाता तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएंगे। सच्ची? यार सच में? फिर तो बहुत अच्छे हैं, वरना तो सभी शादी होते ही लड़की को अपनी जागीर समझते हैं। जो दिल करता है वो करते हैं, उसके जज्बात की कद्र भी नहीं करते। मेरे दिल में तो इनके लिए इज्जत बढ़ती जा रही है। तभी राजू पानी ले आया। माँ लिविंग रूम में चाय ले आई। शेखर की नज़रें रचना को ढूंढ रही थी। वो नीमा और राजू के साथ अंदर चली गई थी, वापस ही नहीं आई। माँ ने शेखर को चाय पकड़ाते हुए कहा, लो बेटा चाय पी लो। शेखर चाय पीने लगा, तभी आशीष अंदर आया। नमस्ते अंकल आंटी, मैं रचना से मिलने आया हूँ, अभी मिली थी बाहर। कहाँ है? आओ बेटा, सब ठीक है, रचना ऊपर है, चले जाओ बेटा। जी, माँ ने कहा। शेखर का तो दिमाग ही घूम गया, ये तो फिर आ गया और रचना के कमरे में जा रहा है। पहले भी जाता होगा, रचना को बताना पड़ेगा कि पहले जो था सो था, अब उसकी शादी हो गई है, उसे दूसरे लड़कों से दूर रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी उम्र ज़्यादा है, इस कारण से वो मुझ पर ध्यान नहीं देती है। वापस आकर बात करूँगा। माँ ने रचना को आवाज़ लगाई। रचना, आ जाओ बेटा, चाय पी लो, सबको ले आओ बाहर ही। शेखर को कुछ तसल्ली हुई। रचना, नीमा, आशीष और राजू के साथ नीचे आ गई। वो चारों एक साथ बैठ गए, अपनी ही बातों में मस्त थे। शेखर चाय पी रहा था और रचना को देखे जा रहा था। रचना अपनी ही बातों में लगी हुई थी। रचना ने माँ से पूछा, माँ सभी चले गए? मासी, चाचा कोई भी नहीं रुके? सभी इसी शहर में तो रहते हैं, बुलाया है, आ जाएंगे, माँ बोली। फिर शेखर को देखकर बोली, असल में इसकी मासी की शादी इसके चाचा से हुई है, वो इसी शहर में ही रहते हैं। शेखर ने ओके कहा। चाय पीकर माँ, रचना और नीमा खाना बनाने किचन में चली गई। आशीष वापस चला गया था। राजू शेखर के पास बैठा था। वो शेखर को अपने किस्से सुना रहा था। उसने बताया, मुझे और रचना दीदी को बरसात बहुत पसंद है, हम लोग बरसात में खूब नहाते थे। एक बार बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, हम घर के आंगन में बरसात में नहाने लग गए। पापा दुकान से वापस आए तो हम लोग नहा ही रहे थे, हम दोनों पूरे भीगे हुए थे। पापा को बहुत गुस्सा आया, दीदी को तो बस डांट पड़ी, मेरी तो इतनी पिटाई हुई कि पूछो ना। फिर दीदी सामने आई तो पापा रुके। कुछ देर चुप होकर राजू फिर बोला, लेकिन हम भी ढीठ थे, अगले दिन फिर नहाने लग गए। कहता हुआ राजू हंस दिया। शेखर भी उसकी बात सुनकर हंसने लगा। शेखर हंस रहा था। रचना ने उसे इस तरह हंसते कभी नहीं देखा था। वो चोर नज़रों से उसे देख रही थी। तभी शेखर ने उसकी तरफ देखा और उसे अपनी तरफ देखते हुए इशारे से पूछा कि क्या हुआ। रचना ने भी सिर हिलाकर कहा कि कुछ नहीं। माँ उन दोनों को देख रही थी। उन्हें अच्छा लगा कि इन दोनों की आपस में बन रही है। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि उसकी बेटी अपने पति के साथ ससुराल में खुश रहे। माँ, नीमा, पापा और राजू सारे लंच बनाने में लग गए। रचना, शेखर लिविंग रूम में ही बैठे थे। शेखर बोला, उनसे कहो कि ज़्यादा कुछ न बनाए, जो है वो दे दें, उन्हें अपना शौक पूरा कर लेने दो। पहली बार दामाद जी को खिलाना है। हम लोगों की खुशियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, हम लोग अपनों से मिलकर उनकी आवभगत करके खुश हो जाते हैं। रचना बोली, इसे छोटी बात नहीं कहते, जो बात खुशी दे वो छोटी कैसे हो सकती है। अच्छा, जो सामान दादाजी ने इन्हें दोनों को कहा था वो कार से निकाल कर ले आओ, शेखर बोला। रचना राजू को लेकर गई और कार से फल और मिठाई लाकर माँ को दी और कहा, ये दादाजी ने भेजा है।
वो कह रहे थे कि शादी के बाद पहली बार हम यहाँ आए हैं, इसलिए ये लाए हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी बेटा, आप बस आते जाते रहना। जाओ रचना, तुम शेखर को कंपनी दो, हम खाना बनाते हैं, पापा शेखर से बोले। फिर रचना जाकर शेखर के पास बैठी तो वो बोला, तुम अपना कमरा नहीं दिखाओगी? इसमें दिखाने वाला कुछ है ही नहीं, छोटा सा घर है, छोटे छोटे कमरे हैं। चलो, अगर आप देखना चाहते हैं तो, कहकर रचना उसे अपने साथ ले चली। जैसा कि आपने देखा, ये लिविंग डाइनिंग रूम है, साथ में मम्मी पापा का रूम है। आगे आइए, ये किचन है। स्टेयर्स चढ़कर ये राजू का कमरा और ये मेरा कमरा, कहकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। शेखर उसके साथ अंदर चला गया। बेशक कमरा छोटा था पर बड़े ढंग से सजाया हुआ था। एक एक चीज़ बड़ी सलीके से रखी हुई थी। शेखर बेड पर बैठ गया। रचना को बहुत शर्म आ रही थी, कहाँ शेखर का बड़ा कमरा, कहाँ उसका ये छोटा सा कमरा। वो बालकनी में गए, उसने देखा सब घर सब साथ साथ थे। ये वाला आशीष की बुआ का घर है, जो वो अभी आया था। बचपन में हम यहीं से बातें किया करते थे, रचना ने बताया। और बड़े होकर, शेखर ने पूछा। मतलब? रचना ने भोलेपन से पूछा। तुम कह रही थी ना कि तुम बचपन से यहाँ से बात कर लेते थे, तो मैं पूछ रहा था कि बड़े होकर नहीं करते? शेखर की बात में जलन की बू थी। जी नहीं, बड़े होकर हम यहाँ से बात नहीं करते। आशीष आता ही कम था, रचना ने कुछ समझ कर कहा। अगर कम आता था तो तुम बुला लेती, वैसे आज भी तो आया, तुमसे ही मिलने था। वो अपनी बुआ के पास आया था, मुझे मिलने नहीं आया था। रचना को उसकी बातों से खींच आ गई। क्यों? कब से तो तुम्हारे पास बैठा है, पहले ऊपर बैठा रहा, फिर नीचे आकर फिर तेरे पास ही बैठा था, शेखर बोला। आप क्या बात कर रहे हैं? कहीं आपको उससे जलन तो नहीं हो रही? रचना ने क्वरी मारी और हंसते हुए उसे छेड़ा। भला मैं क्यों जलूंगा उससे? मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। तुम किससे मिलती हो, किससे बात करती हो, इस सब से मुझे क्या? शेखर बोला। ओह, असल में बड़े होने पर हम सभी पढ़ाई में लग गए, तो आशीष यहाँ कम ही आता था, और वो इस बार भी 2 या शायद 3 साल बाद आया है, रचना बोली। तभी राजू ने नीचे से आवाज़ लगाई, दीदी खाना बन गया है, आ जाओ। शेखर और रचना नीचे आ गए। सब खाना खाने बैठ गए। शेखर के घर के शानदार खाने के मुकाबले काफ़ी सादा था, लेकिन बहुत स्वादिष्ट था। शेखर ने पूरे मन से खाया। रचना और उसके घर वाले बहुत खुश थे कि शेखर को खाना पसंद आया। खाना खाकर वो कुछ देर बैठे, फिर वापस जाने लगे तो माँ पापा ने रचना और शेखर को कपड़े दिए। उन्होंने कपड़ों पर 5,000 रुपये रखे। शेखर ने पैसे वापस करने चाहे, पर पापा बोले, देखो बेटा, ये कुछ शगुन होते हैं जो हमें निभाने होते हैं। बेटा, ये आज नहीं, जितनी बार भी तुम आओगे हमने तुम दोनों को देने हैं। हम जितना दे सकते हैं देते रहेंगे, कभी ना मत करना बेटा। पापा की बात सुनकर शेखर ने 1,000 रुपये रख कर बाकी वापस करते हुए कहा, पापा जी, मैंने शगुन के ये पैसे रख लिए हैं, बाकी आप रखिए। आगे से भी आप मुझे बस अपना आशीर्वाद दे दिया कीजिएगा। कहने के बाद उसने 2,000 रुपये रचना को पकड़ाए कि वो राजू और नीमा को 1,000 रुपये दे दे। रचना ने ऐसा ही किया। वो दोनों भी नहीं ले रहे थे, पर उन्होंने फिर भी दे दिया। रचना शेखर के घर से चलने लगे तो रचना फिर सबके गले लग कर रोई। माँ और पापा भी रोने लगे। राजू उन्हें समझाने लगा। तब शेखर बोला, आपका जब मन करे आप बुला लिया कीजिए इसे, आप इसकी चिंता न करें, मैं इसे कोई दुख नहीं होने दूंगा, आप लोग रोइए मत। रचना शेखर चल दिए। रास्ते में रचना फिर चुप थी। शेखर को उसका उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता था। वो बोला, क्या सोच रही हो? बस माँ पापा के बारे में सोच रही हूँ। क्या रीत बनाई है ना, बचपन से इतने प्यार से पालते हैं, हर किसी से बचा कर रखते हैं, फिर एकदम से किसी को दे देते हैं, कितना मुश्किल होता है। हाँ, है तो मुश्किल ही। जिसे प्यार से पाला हो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब दीदी ने शादी से पहले बाहर ही पढ़ाई की, लेकिन फिर भी जब उनकी शादी की तो बहुत रोए थे मैं और दादाजी। असल बात ये थी, हमने उसे खुद पर निर्भर करा लिया था। वो अमेरिका से भी अपनी प्रॉब्लम बताती और हम यहाँ से हल कर देते। शादी के बाद लगा कि क्या डेविड वैसा कर पाएगा, क्या वो उसे इतने लाड से रख पाएगा। इस सोच ने हमें रुला दिया। माँ पापा को देखकर मुझे वही याद आया, इसलिए मैंने उन्हें यही कहा कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा, उनके लिए यही सबसे सुखद बात है। रचना उसकी तरफ देखती रह गई। कितने सुलझे हुए हैं ये, हर बात को कितना अच्छे तरीके से समझते हैं। वो उसे देखते हुए सोच रही थी कि शेखर बोला,
मुझे पता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर अब ऐसी देखती ही रहोगी क्या? उसने रचना के लिए कहा। रचना ने शर्मा कर मुँह फेर लिया। उसे हंसी आ गई। शेखर को उसका यूं शर्माना अच्छा लगा। वो फिर बोला, गाना सुनोगी? रचना ने हाँ में सिर हिला दिया। शेखर ने फ़ोन से अटैच करके गाना कार में लगा दिया। ये रचना का ही गाना था जो उसने गाया था। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। रचना शेखर से बोली, अरे कोई और गाना लगाओ ना, ये गाना तो मैंने यूं ही गा दिया था, प्लीज़। आपको कहाँ से मिला? आप तो वहाँ थे नहीं। हर्ष से लिया। मेरे पास हिंदी सॉन्ग नहीं है, मैं इतना सुनता भी नहीं हूँ, बस तुम्हारे ही गाने हैं मेरे पास। अच्छा चुप रहो, सुनो, शेखर बोला। दोनों गाना सुनने लग गए। सुनते सुनते शेखर ने रचना का हाथ पकड़ कर बोला, रचना, बेशक हमारी शादी प्यार के लिए नहीं हुई है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैंने सोच समझ कर ही हाँ की थी, रचना ने बोलकर उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर आश्वासन दिया। दोनों घर आ गए। सब लिविंग रूम में बैठे थे। रचना शेखर भी वहाँ जाकर बैठ गए। दादाजी बोले, बेटा तुम्हारे घर में सब ठीक है? हाँ जी दादाजी, सब ठीक है। चलो अच्छा है बेटा। शेखर, जब भी टाइम मिले इसे मिला लाया करना। शिखा और डेविड भी पास ही बैठे थे। शेखर ने पूछा, हर्ष कहाँ है? वो अपने किसी दोस्त से मिलने गया है, शिखा बोली। राजीव से मिलने गया होगा। रचना बेटा, तुम्हें मीठे में कुछ बनाना आता है? दादाजी ने पूछा। हाँ जी, मुझे खीर, हलवा, पूड़ी आदि सब बनाने आता है, रचना बोली। बढ़िया है, ऐसा करना, कल सुबह कुछ भी बना देना, रसोई की रस्म हो जाएगी। फिर हम सब ने कल चले जाना है, दादाजी बोले। नहीं दादाजी, आप कुछ दिन तो रुकिए, रचना ने रिक्वेस्ट की। बेटा काम बहुत पड़ा है, मेरे बिना सारे गांव के काम रुक जाता है, तुम लोग आ जाना वहाँ, दादाजी बोले। दीदी जी आप लोग तो रुकिए, रचना ने शिखा से पूछा। सॉरी शिखा, डेविड, हमारा जाना भी ज़रूरी है, एक दिन में सारा काम उलझ जाता है। अब तो इतने दिन हो गए हैं, कुछ दिन रुक कर आ जाऊंगी। क्या है, आप सभी चले जाओगे तो मैं किससे बात करूंगी? रचना ने मुंह बनाकर कहा। क्या बात रचना, मैं क्या इंसानों में नहीं आता? मैं हूं ना तुम्हारे पास, शेखर ने मजाक में कहा। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। रचना एकदम से झेप गई। सब हंस पड़े। रात को अपने कमरे में रचना कपड़े चेंज करके बेड पर बैठी किताब पढ़ रही थी कि शेखर आया। वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप वॉशरूम चला गया, फिर कपड़े चेंज करके आकर बैठ गया। दादाजी सो गए? रचना ने पूछा। हाँ सो गए। क्यों, कुछ कहना था? नहीं, वैसे ही पूछ रही थी, आप चुप चुप थे ना, इसलिए पूछा। नहीं कुछ खास नहीं, वो दादाजी दीदी के लिए चिंता कर रहे थे कि उनकी शादी को इतनी दिन हो गए पर बच्चे अभी नहीं हुए हैं। मैंने समझाया है कि ये दीदी और डेविड का अपना मामला है, आजकल हर किसी की अपनी सोच होती है, उन्हें अभी बच्चा नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? क्या दीदी बच्चा नहीं चाहती? रचना ने हैरान होकर पूछा। नहीं ऐसा नहीं है, वो चाहती तो है पर कुछ समय बाद, उनकी अपनी सोच है, कहते हैं अभी काम ज़्यादा है, संभालना मुश्किल होगा। बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा मन करता है छोटे छोटे बच्चों को खिलाने का। मैं दीदी जी से कहूँगी कि दीदी जी आप पैदा कीजिए, संभाल मैं लूँगी, रचना बोली। और अगर दीदी ने उल्टा तुम्हें ही कह दिया कि इतना शौक है बच्चे का तो तुम ही पैदा कर लो, तो फिर क्या करोगी? शेखर ने बिना सोचे कहा। तो इसमें क्या है, मैं पैदा कर लूँगी, रचना ने भी बिना सोचे कह दिया। लेकिन तभी उसे समझ आया तो उसे शर्म आ गई। वो कंबल में मुंह छिपाकर लेट गई। शेखर भी मुस्कुराता हुआ लेट गया। अगली सुबह रचना जब उठी तो शेखर का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल सामने था। वो कुछ देर लेटी उसे देखती रही। कितना शार्प फीचर्स है, इसके लड़कियों से भी कोमल त्वचा है। वो हाथ लगाकर देखना चाहती थी। उसने धीरे से हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया और बड़े प्यार से उसके गालों को छू कर देखा। उसने उसके माथे पर आए बाल पीछे किया और उसे निहारने लगी। तभी शेखर ने अचानक आंखें खोली और गाना गाया, ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। रचना घबरा कर भागने लगी तो शेखर ने उसकी हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोला, आओ अब यहाँ बैठ कर देख लो, भाग कहाँ रही हो? दोनों बहुत करीब थे। रचना का घबराहट से बुरा हाल था। वो बोली, वो मुझे लगा आपके चेहरे पर मच्छर बैठा है, वही देख रही थी। अच्छा, हमारे यहाँ मच्छर कहाँ से आ गए? मेरे ख्याल से कुछ और होगा, देखो जरा ध्यान से।
शेखर उसके और करीब आ गया। वो पूरी मस्ती के मूड में था। उसे रचना को छेड़ने में मज़ा आ रहा था। रचना उससे हाथ छुड़ाकर वॉशरूम में भाग गई। शेखर काफ़ी देर तक वही सब याद करके मुस्कुराता रहा। रचना नहा धोकर किचन में आ गई। उसे सिर्फ मीठा बनाना आता था, सो उसने खीर रख दी। फिर उसने शेफ से पूछकर सबकी पसंद के अनुसार नाश्ता भी तैयार कर दिया। उसे उसकी माँ ने बताया था कि लड़की कितना भी पढ़ लिख जाए, उसे खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए। तो वो बचपन से अपनी माँ के साथ खाना बनाना सीख रही थी। बाकी का उसे गूगल अंकल जी ने सिखा दिया। सारा खाना तैयार करके बाहर आई तो उसने देखा दरवाजे पर शेखर खड़ा था। उसे पता नहीं था कि वो कब से खड़ा था। शेखर उसे खाना बनाते हुए देख रहा था। वो सोच रहा था कि ये कितने मन से खाना बना रही है, और एक तान्या है जो पानी भी खुद उठाकर नहीं पीती थी। वो सोच रहा था कि रचना उसकी तरफ आ गई। वो मुस्कुरा कर बोला, हो गया, कोई हेल्प चाहिए? नहीं, सब तैयार है। उसने बाहर आकर देखा सब आ गए थे। उसने शेफ को खाना लाने को कहा। शेफ खाना लाता गया और रचना सबको सर्व करती गई। दादाजी ने उसकी तरफ प्यार से देखकर कहा, सच रचना, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे तुम्हारी दादी की याद आ जाती है। वो बिल्कुल इसी तरह खाना परोसा करती थी। जीती रहो बेटा। उसके बाद लेखा शेखर की माँ भी इसी तरह करती रही। तुम्हें इस नालायक ने बताया होगा। नहीं तो दादाजी, मैंने नहीं बताया, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये क्या कर रही है, शेखर बोला। दादाजी, सच में आज इसने दादी और माँ की याद दिला दी। रचना, तुम सच में यूनिक हो। दादाजी, थैंक यू, आपने इसे मेरी भाभी बनाया, शिखा बोली। वाह, ओके, सब खाना खाओ, मुझे तो खुशबू से ही भूख लग रही है, डेविड बोला। सभी खाना खाने लगे। सबको खाना पसंद आया। रचना अभी भी खड़ी थी। दादाजी बोले, तुम भी बैठो बेटा, बाकी शेफ कर लेगा। रचना भी बैठ गई। वो डेविड से बोली, भैया जी, मैंने ये सैंडविच पहली बार बनाया है। अगर अच्छा न लगे तो शेफ से और बनवा देती हूँ। नो नो, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसमें जो इंडियन टेस्ट आ रहा है इसे और टेस्टी बना रहा है। तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे ये रेसिपी बताना। इतना भी खास नहीं है, आप तो शर्मिंदा कर रहे हो, रचना बोली। हर्ष बोला, शेखर, तेरी तो मौज हो गई, रोज ऐसा खाना खाने को मिलेगा। सब ने कुछ न कुछ कहा, पर रचना की नज़र शेखर पर थी। वो चुपचाप खाना खाए जा रहा था। तब शिखा बोली, रचना, तुम शेखर से तारीफ की उम्मीद मत करना, ये ऐसा ही है। अगर इसने पूरी प्लेट खाली कर दी तो इसका मतलब है इसे खाना पसंद आया है। रचना शिखा दीदी को देखकर मुस्कुरा दी। खाना खाने के बाद दादाजी ने कुछ कागज़ निकाल कर उसे दिए। बेटा, ये तुम्हारी पहली रसोई बनाने का शगुन है। रचना ने कागज़ खोल कर देखे। वो हैरान हो गई। दादा ने अपनी गांव वाली वो महलनुमा घर उसके नाम कर दिया था। दादाजी, मैं ये नहीं ले सकती। आप ये मुझे कैसे दे सकते हैं? इस पर चाचा जी, उनके बेटे और शेखर जी का हक है। आप मुझे कुछ और भी दे दें, मैं ये नहीं ले सकती। रचना कागज़ देखकर घबरा गई थी। मुझे अच्छी तरह पता है कि इसका हकदार कौन है। तुम्हारे चाचा जी अपने हिस्से जितना पैसा डुबा चुके हैं। मैंने उसे पैसे देकर दोबारा खड़ा किया, लेकिन उसने वो भी डुबा दिया। ऐसी ही उसकी औलाद है। शेखर को दे देता, पर तुम भी तो शेखर की ही हो। मना मत करना, कहकर दादाजी ने कागज़ उसके हाथ में धकेल दिए। शिखा ने उसे डायमंड सेट दिया। डेविड ने उसे फ्रांस की मेकअप किट दी। हर्ष ने उसे 3100 रुपये दिए और एक पेपर पर लिख कर दिया कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे लिए खड़ा होऊंगा। रचना, ये अच्छा मौका है, अभी से इसे अपना हेल्पर बना लो, शेखर बोला। सभी हंस पड़े। अब शेखर की बारी थी। ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, ये अब से तुम्हारा अनलिमिटेड है, इतने सालों बाद माँ की याद दिलाने के लिए। रचना को सबकी बातों से इतनी खुशी नहीं मिली जितनी शेखर की इतनी सी बात से मिली। वो खुश हो गई। उसने सबको थैंक यू कहा। शिखा बेटे, तुम लोगों ने भी जाना है, टाइम पर निकल जाना, दादाजी शिखा और डेविड को चेक देते हुए बोले। दादाजी, ये क्या है? आप हर बार कुछ न कुछ देते रहते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, शिखा बोली। नहीं बेटा, ये हमारा फर्ज बनता है तुम्हें देने का। तुम चुपचाप ले जाया करो। शेखर, रचना, मैं भी चलता हूँ, गांव से फ़ोन आ रहे हैं बेटा, पहुँचने में भी 2-3 घंटे लग जाएंगे, दादाजी बोले। अच्छा दादाजी, आप ध्यान से जाइएगा, जाकर फ़ोन कर देना, मैंने अपना नंबर इसमें फिट कर दिया है। रचना ने बच्चों की तरह दादाजी को गले लगाकर रोते हुए कहा। दादाजी के साथ शेखर और शिखा भी आज तक इस तरह गले नहीं लगे थे। गले लगना तो दूर, वो कभी दादाजी का हाथ भी नहीं पकड़ा था।
दादाजी का मन भर आया। वो बोले, बेटा रो क्यों रही हो, तुम फ्री होते ही मेरे पास आ जाया करो। दादाजी, मुझे दुख होता है कि आप वहाँ अकेले रहोगे, पहले की तरह अगर कुछ हो गया तो। वो ये कहते हुए रो दी। नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हर घड़ी मेरे साथ रहता है, दादाजी ने अपने हेल्पर की तरफ हाथ करके बोला और रचना को थपथपाया। उन्होंने शेखर को इशारा किया। शेखर आगे आया और उसने रचना को अपनी बाहों में लेकर दादाजी से अलग किया। दोनों ने दादाजी के चरण छुए। फिर डेविड और हर्ष ने दादाजी के चरण छुए। दादाजी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर वो कार में बैठकर चले गए। दादाजी के जाते ही हर्ष बोला, अच्छा शेखर, दीदी को एयरपोर्ट छोड़ आते हैं, टाइम से पहले ही जाना चाहिए। हाँ चलो दीदी जी, सामान रखवा दिया है। डेविड को मान, शेखर बोला। डेविड और शिखा ने भी रचना को गले लगाते हुए बाय कहा। सब जाने लगे तो रचना बिल्कुल अकेली रह गई। वो घबरा गई कि वो अकेली कैसे रहेगी। वो गेट पर खड़ी हुई रोते हुए बाय कर रही थी। उसे रोते देख शिखा का भी दिल दुख रहा था। उसने शेखर को कहा, तुम जाकर पहले उसे चुप कराओ, नहीं तो बाद में भी रोती रहेगी। शेखर उसके पास आया। उसने रचना को समझाया, तुम इतना मत रो, हमें तुम्हारी चिंता रहेगी। देखो सबने जाना ही था, उन्होंने अपना काम भी देखना है। शेखर जी, मुझे अकेले रहने में डर लग रहा है, मैं इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहूँगी, रचना बोली। देखो तुम सुबह से खाना वगैरह बनाने में लगी हो, थक गई होगी, एयरपोर्ट बहुत दूर है, अगर जाओगी तो और थक जाओगी। तुम ऐसा करो, थोड़ी देर सो लो या पढ़ लो, ठीक है। तुम इतनी समझदार हो, इस तरह क्यों कर रही हो, सब क्या सोचेंगे। तुम अकेली कहाँ हो, उमा आंटी हैं, सेफ हैं, अच्छे बच्चों की तरह जाकर आराम करो। शेखर उसके आंसू पोंछते हुए बोला। रचना मान गई। उसने मुंह साफ किया और उन्हें बाय कहा। सब कार में बैठकर चले गए। रचना अपने कमरे में आ गई। वो बेड पर लेटी लेटी बोर हो गई तो अपने घर को देखने चल दी। उसने घर पूरी तरह देखा नहीं था। ऊपर सेकंड फ्लोर पर गई। उसने एक साइड का कमरा खोला तो उसे लगा कि कोई पुराना स्टोर है, पर उसमें लड़कों के खिलौने थे। उसे पता चल गया कि ये सब खिलौने शेखर के हैं। वो उन्हें देखने लगी। उसने सारे खिलौने सेट करके देखे। फिर उसकी नज़र वहाँ पड़ी, एल्बम पर। वो देखने ही वाली थी कि उसे उमा आंटी की आवाज़ आई। वो एल्बम रख कर चल दी। वो जल्दी में थी। उस एल्बम से कोई फ़ोटो गिरी। उसने चलते चलते नज़र मारी। फ़ोटो किसी लड़की की थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया और वो दरवाज़ा बंद करके नीचे आ गई। हाँ जी आंटी जी, आपने मुझे बुलाया, रचना ने पूछा। हाँ जी मैडम जी, वो सर जी ने आपके फ़ोन पर कॉल किया था, आपने उठाया नहीं तो उन्होंने लैंडलाइन पर किया। जाइए बात कर लीजिए। हेलो, हाँ जी मैं बोल रही हूँ। कहाँ चली गई थी तुम, मैं पता है कितना घबरा गया था। अच्छा ठीक तो हो, शेखर बोला। हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, आप वहाँ ध्यान दीजिए, रचना ने कहा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। रचना कमरे में आकर पढ़ने लगी। वो काफ़ी देर पढ़ती रही, फिर सो गई। वो बेड के एक तरफ टेढ़ी होकर सोई थी। उसकी टांगें बेड से नीचे लटक रही थी और वो आराम से सो रही थी। उसे पता ही नहीं चला कब शेखर आ गया। शेखर ने आते ही आंटी से पूछा, रचना कहाँ है। वो ऊपर है, आपके फ़ोन के बाद से ऊपर ही है, वो पढ़ रही थी, मैं उन्हें एक बार जूस और एक बार फ्रूट दे आई थी। लंच भी तैयार है, सर लगवाऊं। अभी नहीं, कहकर वो ऊपर अपने कमरे में गया। उसने देखा कि वो आधी बेड पर है और आधी नीचे लटक रही थी। वो पास गया। उसने धीरे से उसकी टांगें उठाकर ऊपर रख दी, फिर गर्दन के नीचे बाँह डालकर उसे सेट करके लिटा दिया। फिर वो दूसरी साइड जाकर लेट गया। रचना जब उठी तो शाम हो गई थी। उसने देखा कि वो बेड पर ठीक ढंग से लेटी है और ऊपर चादर लगी हुई है, जबकि उसे याद था कि वो बेड पर लटक कर लेट कर बुक पढ़ रही थी। तब उसने टाइम देखा तो उसे समझ आया कि शेखर वापस आ गया होगा, उसने ये सब किया होगा। वो उठी, उसने मुंह धोया और कमरे से बाहर आ गई। उसने आसपास देखा, शेखर कहीं नज़र नहीं आया था। वो बाहर गार्डन में आई, वहाँ भी कोई नहीं था। वो गार्डन देखने लगी। बहुत ही बड़ा गार्डन था, फूलों से भरा पड़ा था, हर किस्म के फूल थे। रचना को फूल बहुत पसंद थे। वो कुछ देर खड़ी रही, फिर उसे याद आया कि वो तो शेखर को ढूंढने आई थी। वो वापस अंदर आई तो सामने से आंटी आई। मैडम उठ गई, आप खाना खाएंगी कि चाय बना दूँ। चाय ही बना दीजिए, चाय के साथ कुछ दे देना। आंटी, वो शेखर जी कहाँ गए। बेटा वो आए थे, थोड़ी देर आराम किया फिर चले गए, कह कर गए थे कि आपको बता दूं कि कंपनी जा रहे हैं, आंटी ने बताया।
ठीक है आंटी जी, चाय कमरे में ही ले आना, कहकर रचना कमरे में चली गई। वो बुक लेकर पढ़ने लगी। उसे शेखर का फ़ोन आया। हेलो, उठ गई? ठीक हो? हाँ जी ठीक हूँ, आप रेस्ट कर लेते, इतनी दूर एयरपोर्ट जाकर आए हो। कंपनी में ज़रूरी काम था, कल से कॉलेज भी जाना है, फिर कंपनी का काम अटक जाता। अच्छा खाना खा लिया? शेखर ने पूछा। नहीं अब टाइम नहीं है, चाय के साथ कुछ खा लूँगी। वो हर्ष भैया भी चले गए क्या? हाँ उसने अपने घर जाना था, तुम्हें रोते देखकर बता कर नहीं गया। अच्छा चलो आराम कर लो, मैं फ्री होकर आता हूँ, शेखर बोला। आंटी चाय लेकर आ गई। रचना ने चाय पीकर फिर पढ़ाई करने लगी। शेखर ने घड़ी देखी तो वो जल्दी जल्दी काम खत्म करने लगा, फिर भी अभी काम काफ़ी पड़ा था। उसने जतिन से कहा, ये फाइल्स तुम पढ़ लेना, सुबह घर लेना, मैं साइन कर दूंगा, ध्यान से देखना। सर आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, अभी तो इतना टाइम पड़ा है, ये सारा काम हो सकता है, जतिन बोला। वो रचना अकेले डरती है इसलिए जल्दी जाना था, आंटी और सिर्फ चले जाएंगे, शेखर बोला। ओह फिर तो आप जल्दी जाइए, मैं बाकी के काम खुद ही कर लूँगा। आप बेफिक्र रहें, जतिन बोला। जतिन मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो कम से कम उसकी फिक्र तो करते हैं सर, इस तरह धीरे धीरे प्यार हो ही जाएगा। भगवान मेरी सुन ले, इनमें प्यार करा 2100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। शेखर 6 बजे तक घर पहुंच गया। वो सीधा ऊपर अपने कमरे में गया। रचना उल्टी लेटी बुक पढ़ रही थी, उसे पता ही नहीं चला कि वो आ गया। वो मस्त लेटी बुक पढ़ रही थी। शेखर एकदम पास आकर बोला, कितना काम हो गया? रचना एकदम से घबरा कर उठी और उसने शेखर की तरफ देखा और उससे लिपट गई। वो बुरी तरह कांप रही थी। शेखर ने उसका डर भगाने के लिए हंसकर कहा, क्या बात है, इतना मिस कर रही थी मुझे कि आते ही लिपट गई? रचना उसे छोड़कर पीछे हो गई और बोली, आपको कौन मिस कर रहा था? मैं तो डर गई थी, अगर कोई और भी होता तो मैं ऐसे ही करती। रचना ने चिढ़कर कहा। अच्छा जी, कोई भी होता, चाहे जतिन आ जाता, शेखर फिर बोला। जतिन भैया यहाँ क्यों आते हमारे कमरे में? अच्छा तो तुम जानती थी कि ये मैं ही हूँ, इसलिए लिपट गई? शेखर ने शरारती मुस्कान बिखेरते हुए कहा। हाँ मुझे पता था कि आप हैं, मैं कब से आपकी वेट कर रही थी कि आप कब आओ और कब मैं आपको गले लगाऊं। अब खुश? यही सुनना था? रचना बहुत चिढ़ गई। उसने यूं ही कह दिया, मैंने कभी रोका है तुम्हें? तुम जब मर्जी लिपटो, हक है तुम्हारा, पति हूँ तुम्हारा, शेखर ने हंसते हुए बाहें फैला कर कहा। रचना ने धक्का मारकर बेड पर गिरा दिया और बाहर भाग गई। शेखर खड़ा मुस्कुराता रहा। उसे रचना को छेड़ना अच्छा लगने लगा था। वो तान्या को भूल ही गया था। उसने सोच लिया था कि रचना उसकी पत्नी है, वो इस शादी को निभाएगा, वो रचना को धोखा नहीं देगा, तान्या को वो खुद ही सच बता देगा। वो उठा और जाकर कपड़े बदले। रचना लिविंग रूम में आकर बैठ गई। आंटी और शेफ चले गए। शेफ जाते हुए कह गया, मैडम खाना किचन में पड़ा है, गर्म करके खा लीजिएगा, मैं सुबह टाइम पर आ जाऊंगा। कहकर वो चला गया। आंटी पहले ही चली गई थी। रचना बैठकर टीवी देखने लगी। शेखर भी वहीं आ गया। वो अब नॉर्मली बात करने लगा। तुम कल कॉलेज जाओगी? हाँ जी, पहले ही इतने दिन की छुट्टी मार ली है। हाँ जाना तो है ही, पर स्कूल में सब पूछेंगे कि कहाँ थी तो क्या कहोगी? शेखर ने पूछा। मैं पहले ही कह कर आई थी कि शादी पर जाना है, नीमा में भी यही कहा था, आप क्या कहोगे? रचना बोली। मेरा क्या है, मुझे किसी का डर थोड़े ही है, कह दूंगा कि मेरी शादी थी। एंगेजमेंट का तो बता ही दिया था, अब शादी का भी बता दूंगा, शेखर ने कहा। अगले दिन सुबह रचना नहा कर आई तो शेखर तैयार बैठा था। रचना बोली, आपने जगाया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, अब तैयार हो जाओ, शेखर बोला। रचना तैयार होने लगी। उसने सारा मेकअप उतार दिया, बिल्कुल सिंपल, जैसे शादी से पहले थी वैसे ही बन गई। शेखर उसे देख रहा था। उसने सिंदूर भी नहीं लगाया। शेखर को बुरा लग रहा था, पर उसने मंगलसूत्र नहीं उतारा, अंदर छुपाकर पहन लिया। शेखर इतने में ही खुश था कि रचना इस रिश्ते की कद्र करती है। इतने में बेल बजी। शेखर नीचे आ गया। जतिन आया था। उसने फाइल्स पर शेखर के साइन करवाए। शेखर बोला, बैठो, ब्रेकफास्ट करके चलते हैं। आप कर लीजिए, मैं तो नाश्ता करके आया हूँ, जतिन बोला। रचना जल्दी करो, मेरा तो कुछ नहीं है, तुम लेट हो जाओगी, शेखर ने रचना को आवाज़ दी। रचना ऊपर से बैग लेकर आती हुई बोली, पहले तो उठाया नहीं, अब जल्दी करो कि लट लगा रखी है, खुद उठ गए थे तो मुझे भी उठा देते। फिर जैसे ही उसने जतिन को देखा तो चुप कर गई और शर्माते हुए जतिन से पूछा, नमस्ते भैया जी, आप कब आए?
नमस्ते मैडम, अभी आया हूँ, जतिन बोला। आप मुझे मैडम मत कहिए, मुझे तो जब घर में भी सब कहते हैं तो अजीब लगता है, अब आप भी कहने लगे। आप मेरा नाम ही ले लिया करें, रचना बोली। नहीं, ये कैसे हो सकता है, आप मेरे सर की वाइफ हैं तो मैडम ही कहूँगा। तुम बोलते बहुत हो, अगर वो कह रही है तो नाम ले लिया करो, शेखर बोला। जतिन चाय लेकर सोफे पर बैठ गया। वो मन ही मन उन दोनों को देखकर खुश हो रहा था। उसे वो दोनों सच में हनीमून कपल लग रहे थे। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लग गए। रचना बोली, कल 2 बजे के करीब दादाजी का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि वो ठीक ठाक पहुंच गए हैं। हाँ, मैंने भी किया था फ़ोन उन्हें, ठीक हैं कह रहे थे, शेखर बोला। दोनों ने खाना खा लिया तो वो तीनों कार में बैठकर चल दिए। शेखर बोला, जतिन पहले इसे कॉलेज उतार देना, फिर हम कंपनी चलेंगे। मेरी क्लास 10 बजे है, मैं दोबारा आ जाऊंगा, तब तक कंपनी का काम भी देख लूँगा। कॉलेज आने वाला था। रचना बोली, मुझे कुछ दूर उतार दो, नहीं तो अब बातें बनाएंगे। तुम डरती बहुत हो, कह देना कि तुम्हारी मुझसे शादी हो गई है, शेखर बोला। आपके लिए आसान है, पता है मुझे से क्या क्या बोलेंगे सब, रचना बोली। मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, पर मेरे कुछ दिन ही तो हैं, फिर तो मैं चला जाऊंगा, शेखर बोला। क्यों, आप क्यों चले जाओगे? मैं 1 महीने के लिए ही आया था, 2 हफ्ते हो गए हैं, 2 और रह गया है, शेखर बोला। अरे जतिन भैया, यहीं रोक दो, यहाँ से मैं खुद से चली जाऊंगी, रचना बोली। फिर शेखर की तरफ देखकर बोली, ओके बाय, मैं चलती हूँ। रचना उतरकर कॉलेज में चली गई। वो जैसे ही गेट के अंदर आई, नीमा उसका वेट कर रही थी। वो रचना को देखते ही भागकर उसके गले लग गई। उसने पूछा, जीजा जी कैसे हैं, और बता कैसे कटे ये दिन? चुप कर, यूं ही शोर मत किया कर, किसी ने सुन लिया तो सब मेरे बारे में बातें करेंगे। शादी की बात किसी को मत बताना, कॉलेज हो जाएगा तो बता देंगे, रचना ने उससे कहा। दोनों अंदर आ गईं। वो लोग अपनी सीट पर आकर बैठ गई। सब लड़कियां उससे पूछने लगी कि वो दोनों कहाँ गई थीं। हम लोग अपनी फ्रेंड की शादी में गए थे, कल शाम ही वापस आए हैं, नीमा बोली। सब चुप हो गए। विनय बैठा उन दोनों को देख रहा था। उसने रचना को कार से उतरते देखा था। उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपने आप से बोला, ये भी और लड़कियों की तरह पैसों से प्यार करती है, झूठ बोल रही है कि शादी में गई थी। अगर शादी में गई थी तो उसकी कार से कैसे आई? और नीमा तो पहले ही गेट पर उसका वेट कर रही थी। रचना, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा है, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। वो गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। शेखर का पीरियड आ गया था, पर वो क्लास में आया नहीं था। सब लड़कियां उसका वेट कर रही थी। रचना भी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। शेखर आया तो उसने पूरी क्लास की तरफ देखा, फिर रचना की तरफ देखकर मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए उसने मुंह नीचे कर लिया। वो अपना लेक्चर देने के बाद बच्चों से सवाल पूछने लगा। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, इस पर नोट लिखना। सब बच्चे ठीक है कहकर बैठ गए। शेखर जाने लगा तो विनय बोला, रचना चलो सर से ये समझ आए। रचना उसकी तरफ देखकर हैरान, इसने मुझे कैसे कह दिया? शेखर भी उसकी तरफ मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। रचना ने विनय से पूछा, मैंने तो कुछ नहीं पूछना है, तुमने पूछना है तो पूछ लो। ओह अच्छा, मैंने सोचा शायद तुमने भी कुछ पूछना होगा, विनय ने कहा। शेखर ने विनय से पूछा, बताओ क्या पूछना है तुम्हें? सर मुझे पूछना था कि आप 2 दिन से क्यों नहीं आए, विनय बोला। ये क्या सवाल है, तुम रचना को साथ लेकर ये पूछना चाहते थे, शेखर ने पूछा। सर हम भी यही पूछना चाहते थे, हम भी जानना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं आए, लड़कियां बोली। सब जानना चाहते हो रचना, तुम भी जानना चाहती हो तो सब सुनो। 2 दिन पहले मेरी शादी थी, शेखर ने रचना की तरफ देखकर कहा। क्या सर आप झूठ बोल रहे हो, अभी 2 दिन पहले तो एंगेजमेंट थी, इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है? ऐसा कोई रूल नहीं है कि शादी करनी है तो करनी है, शेखर बोला और क्लास से चला गया। लड़कियां मुंह बनाकर बैठ गईं। मीरा बोली, इतनी जल्दी कैसे शादी हो सकती है, सर यूं ही कुछ भी बोल रहे होंगे। रमा बोली, सर ने तुम्हें चिढ़ाने के लिए कह रहे होंगे, वो चेक कर रहे होंगे कि तुम चिढ़ती हो या नहीं। सर तुम लोग इतने फ्री नहीं हैं कि तुम्हें चेक करते फिरे, उन्हें और भी कई काम है, रचना बोली। तुम हमसे जलती हो इसलिए ये बात कह रही हो, मीरा बोली। इसे तुमसे जलने की क्या ज़रूरत है, ये तुमसे सुंदर, तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उल्टा तुम इससे जलती हो, नीमा बोली। वो लोग अपने काम में लग गए। फिर रचना के फ़ोन पर शेखर का मैसेज आया, मेरे कमरे में आओ। रचना ने नीमा के कान में बताया और वहाँ से चल दी। विनय उसके पीछे चल दिया।
रचना को पता ही नहीं लगा, वो शेखर के कमरे में चली गई। विनय दूर खड़ा देखता रहा। उसने घड़ी देखी। रचना शेखर के पास आई। उसने पूछा, क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें मैंने विनय से दूर रहने को कहा था, शेखर गुस्से से बोला। वो विनय की बात सुनकर परेशान था। कहीं रचना विनय को तो पसंद नहीं करती। उसी गुस्से और जलन में उसने रचना से पूछा, कमाल है, मैंने आपको बताया तो था कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। अगर उसने मेरा नाम ले लिया तो मैं क्या कर सकती हूँ? रचना बोली। तुम उसे ताड़ क्यों नहीं देती? उसे साफ मना कर दो, कह दो कि तुम्हें वो पसंद नहीं, दोबारा ऐसी बात नहीं करेगा, शेखर बोला। उसने किया ही क्या है? मैं उसे कैसे ताड़ दूं? क्या मैं उसे ये कहूं कि तुमने मुझे सर के रूम में चलने को क्यों कहा, या ये पूछूं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रचना बुलाने की? मैंने ये तो नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूँ कि जब तुम्हें समझाया है कि वो तुम्हें पसंद करता है तो मुझसे दूर रहो, शेखर बोला। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने उसे बुलाया हो। मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। आप बिना बात के मुझसे नाराज़ हो रहे हैं। ऐसे तो मैंने भी आपको कहा था कि मीरा कैसी लड़की है, वो आपको लेकर शर्तें लगाती फिरती है, तो आप उसकी बात सुनते क्यों हैं? फिर तो आप भी उससे बात मत करिए। रचना को भी गुस्सा आ गया और वो इतना बोलकर वहाँ से चली आई। विनय ने उसे आते देखा और टाइम चेक किया। रचना 10 मिनट बाद बाहर आई थी। विनय सोचने लगा कि क्या बात हुई होगी। विनय का खास दोस्त विनोद था, उसके मोहल्ले में रहता था। वो भी बीए का स्टूडेंट था। विनय ने उसके फ़ोन पर रचना की फ़ोटो भेजकर उसे रचना को पीछा करने को कहा। वो भी आज से ही। उसने मैसेज करके ओके कहा। रचना गुस्से में आकर क्लास में बैठ गई। नीमा ने पूछा, क्या बात है, ऐसा क्या कह दिया जीजा जी ने? दिमाग खराब है उनका। वो कहते हैं मैंने विनय से बात करने को मना किया था तो उससे क्यों बात की? तेरे सामने मैं उसे कितना बिलाती हूँ, मैं तो उसकी शक्ल भी ना देखूँ। जब देखो ऐसे ही गुस्से करते रहते हैं। अगर मैंने कह दिया कि मुझे उससे लेना देना नहीं है तो वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? रचना, अगर कोई तुम्हें प्यार करता है तो वो तुझे किसी और के साथ देखकर जलेगा तो ज़रूर। यही सर के साथ हुआ है। वो तुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते। उस दिन आशीष को देखकर भी तो ऐसा ही कह रहे थे, नीमा बोली। इसका मतलब वो मुझे पसंद करने लगे हैं? रचना ने पूछा। और नहीं तो क्या, उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है, नीमा बोली। हाँ, ये हो सकता है, कहकर रचना मुस्कुरा दी। उसके फ़ोन पर फिर शेखर का मैसेज आया, मुझे ज़रूरी मीटिंग पर जाना है, तुम्हें जतिन लेने आ जाएगा। रचना ने भी ओके टाइप करके सेंड कर दिया। छुट्टी के बाद रचना जा रही थी तो जतिन उसे लेने आया था। वो रचना के पास आया और उसका बैग मांगा, लेकिन रचना ने मना कर दिया। फिर वो नीमा को बाय करके कार में बैठ गई। जतिन ने उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला और बंद कर दिया। विनोद ने उनकी फ़ोटो खींच ली। किसी को पता नहीं चला। रचना घर आई तो शेखर अभी घर नहीं आया था। रचना अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसे दिन की बात याद आ गई। नाराज़ तो वो ज़रूर थी। फिर उसे नीमा की बात याद आ गई। नीमा कह रही थी कि शेखर उसे पसंद करने लगा है, इसलिए दूसरे लड़कों से जो भी रचना से बात करते हैं वो जलता है। रचना ये सोचकर खुश हो रही थी। शेखर पहले दिन जब वो सड़क पर खड़ा था किसी का वेट कर रहा था। रचना का दिल उसी दिन उस पर आ गया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस प्यार का अंजाम क्या होगा। उसने सोचा शेखर अक्सर उसे छेड़ता रहता है, आज वो मज़ा लेगी। वो उठी और जाकर कपड़े बदलने लगी। कपड़े बदल कर वो बाहर आई तो शेखर बेड पर बैठा था। वो उसे इग्नोर करके पास से गुजर गई। शेखर ने पूछा, क्या बात है, आज बैग अभी तक यहीं पड़ा है, कपड़े भी अभी बदल कर आ रही हो, तबीयत तो ठीक है तेरी? रचना चुपचाप बैग उठाकर सोफे पर बैठ गई और किताबें निकालकर पढ़ने बैठ गई। शेखर ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है, बात नहीं करोगी, नाराज़ हो? रचना फिर भी नहीं बोली। वो घूमी और शेखर की तरफ पीठ कर बैठ गई। शेखर उठकर उसके पास आया और उसके आगे आकर बैठ गया। रचना दूसरी तरफ घूम गई। शेखर भी उस तरफ घूम गया। फिर शेखर ने उसका मुंह पकड़कर अपनी तरफ किया और बोला, सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कह बैठा। विनय ने तुम्हें बुलाया था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, पर तुमने भी तो गुस्सा किया। तुम भी तो आराम से कह सकती थी, नाराज़ होने की क्या ज़रूरत थी? आपने मुझे समझ क्या रखा है? कभी आप विनय को लेकर बोलते हैं तो कभी आशीष को लेकर। क्या मैं ऐसी लड़की लगती हूँ आपको? रचना गुस्से में बोली। अच्छा सॉरी बाबा, माफ़ कर दो मुझे। वो आशीष के बारे में तो मैंने ऐसे ही पूछा था।
बताया तो था तुम्हें, शेखर बोला। रचना बोली, आज सॉरी कह रहे हो, कल अगर फिर किसी लड़के से बात करते देख लिया तो फिर इसी तरह बात करोगे? आप अपनी सोच बदलिए, मैंने आपसे शादी की है, मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूंगी? ओके बाबा, नहीं सोचूंगा, तुम अब तो मान जाओ, कहकर उसने रचना के हाथों को अपने हाथों में पकड़ कर कहा। रचना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। शेखर उसकी स्माइल देखकर उस पर फिदा हो गया। उसने उसकी चीन पकड़कर उसका मुंह ऊपर किया और वो उसकी तरफ देखने लगा। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शेखर उसकी आंखों में खो गया। तभी दरवाजे पर नॉक हुई और आंटी बोली, सर चाय लाई हूँ। शेखर उठकर दरवाजे पर गया और आंटी से ट्रे पकड़कर अंदर ले आया। उसने ट्रे नीचे रखकर रचना की तरफ देखा। रचना घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी। वो उसके पास आया और बोला, रचना चाय पी लो। शेखर ने उसे हिलाया। उसने मुंह ऊपर नहीं किया। शेखर फिर बोला, अब फिर नाराज हो गई क्या? यार तुम्हारी भी समझ नहीं आता, क्या करूं क्या न करूं। तुम यूं ही जरा जरा सी बात पर नाराज होने लगी तो मैं क्या करूंगा? मेरा मतलब है मैं तो मनाता ही रह जाऊंगा, कहकर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। किसने कहा कि मैं नाराज हूँ? रचना वैसे ही बैठी बैठी बोली। फिर ऐसे क्यों बैठी हो? शेखर ने पूछा। मुझे शर्म आ रही है, आप दूर चले जाइए, रचना बोली। ओह, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें शर्म भी आती है। अच्छा अब छोड़ो, चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी, शेखर बोला। मुझे चाय नहीं पीनी, रचना बोली। अब मान भी जाओ, अब शर्माना छोड़ो यार। अच्छा अगर मेरे 3 गिनने तक तुमने मुंह ऊपर नहीं किया तो मैं गुदगुदी करने लग जाऊंगा, शेखर बोला। देखो प्लीज ऐसा नहीं करना, रचना मिन्नतें करते हुए बोली। ठीक है, 1 2, शेखर गिनने लगा। ऐसा नहीं करना शेखर जी, रचना ने मुंह ऊपर करके कहा। शेखर उसी वक्त रचना को पकड़ा और गले लगा लिया और कहा, चलो ये लो चाय पियो और सुनो, हम पति पत्नी हैं, इस तरह मुझसे शर्माओगी तो कैसे चलेगा? उसने उसका मुंह ऊपर उठाकर कहा। रचना ने आंखें झुका ली और बोली, ठीक है आप मुझे छोड़ो, मैं चाय पी लूं। शेखर उसे देखकर मुस्कुराया और छोड़ दिया। फिर उन्होंने चाय पी। शेखर बोला, मैं आज कहता हूँ कि आज के बाद मैं तुमसे गुस्से से बात नहीं करूँगा। अगर तुम खुद भी विनय को बुलाओ तो भी नाराज नहीं होऊंगा। बस तुम्हें सतर्क रहना होगा ताकि कोई तुम्हारा फायदा न उठा सके। ओके, मैं ध्यान रखूंगी, आपको गुस्सा करने का मौका नहीं दूंगी, रचना बोली। रचना शेखर के पास पढ़ने बैठ गई। शेखर उसे काफ़ी प्यार से पढ़ाता रहा। अगले दिन सुबह वह रचना को स्कूल छोड़कर जाने लगा तो रचना की बुक कार में रह गई। वो रचना को बुक देने के लिए उसके पीछे भागा। उसने रचना को बुक दी। विनोद ने उन्हें देख लिया। इतने दिन से इसी इंतज़ार में था। रचना का उसकी तरफ मुंह था और शेखर की पीठ थी, इसलिए उसने शेखर को पहचाना नहीं। विनोद विनय के पास आया। पहले उसने खुद रचना की दोनों फोटोज देखी, फिर उसने विनय को वो दोनों फोटोज दिखा दी। विनय हैरान हो गया। उसने सोचा था कि रचना का किसी अमीर बंदे से लव अफेयर है, लेकिन उसे नहीं पता था कि रचना के 2 लोगों के साथ चक्कर है। उसे रचना पर गुस्सा आया। जिसे मैं इतना शरीफ समझता था वो इतनी घटिया कैसे हो गई। उसने तय किया कि वो सबको इसकी सच्चाई दिखाएगा। उसने वो फोटो इंस्टा पर डाल दी। धीरे धीरे वो फोटो सारे बच्चों के पास चली गई। सब रचना को खराब लड़की कहने लगे। ये रचना के फ़ोन में भी आई तो वो हैरान हो गई। कोई क्यों उसे बदनाम कर रहा है? किसी को इससे क्या फ़ायदा होगा? उसने नीमा को बताया, ये जतिन भैया हैं और ये शेखर जी हैं। ये खींची किसने है? 10 बजे शेखर भी आ गया। उसने क्लास में खुसुर फुसुर हो रही थी। शेखर ने क्लास से कहा, सब चुप हो जाओ। सब चुप हो गए। तब शेखर ने बच्चों की बातों में रचना का नाम सुना तो उसने पूछा, क्या बात है, ये किस बात का शोर है? सर ये देखिए, एक लड़के ने ले जाकर शेखर को फ़ोन दिखाया। शेखर ने फ़ोन देखा तो वो हैरान रह गया कि ये रचना की फ़ोटोज़ किसने डाली, किसने किया होगा ये काम। क्या शेखर रचना को कॉलेज में बदनाम होने से बचा पाएगा? क्या शेखर विनय के मंसूबों को समझकर उसे सज़ा दिला पाएगा? रचना और शेखर की ज़िंदगी और कौन सा मोड़ लेगी? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।